नमस्कार। आज हमारे साथ कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मिस्टर रऊफुद्दीन कचेरीवाला है। क्योंकि हज 2023 की जो प्रोसेस है एप्लीकेशन फाइल करने की वो शुरू हो चुके हैं पिछले दिनों और 10 तारीख लास्ट डेट भी दी गई है। तो थोड़ी बहुत जानकारी हमारे स्टेट के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि रऊफुद्दीन कचेरीवाला बीदर से ही हैं, जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं और आने वाले 2023 हज 2023 के बारे में डिटेल्स मालूमात करते हैं। वेलकम टू अवर स्टूडियो सर। थैंक यू। वो सब क्योंकि हज एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन कर दिए गए हैं और ऑनलाइन दाखिल भी हो रहे हैं, प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो 2023 में हर पिलग्रिम जाने वाले जो लोग हाजी हैं उनका एक सवाल है कि क्या इस बार गवर्नमेंट की तरफ से रेट क्या रहेगा, क्योंकि रेट अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। एज पर पॉलिसी ये बताया गया है कि 81,500 रुपीज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह 2023 का हज का एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है और उसकी मार्च 10 तारीख को लास्ट डेट है। बड़ी खुशकिस्मती है कि इस साल भी हज होने जा रहा है, क्योंकि 2020 और 21 में कोविड की महामारी की वजह से हज नहीं हो पाया, जिसमें कि सऊदी हुकूमत किसी दूसरे कंट्री के लोगों को उन्होंने हज के लिए आने की इजाज़त नहीं दी गई थी। बहरहाल 2022 का जो हज हुआ बहुत शॉर्ट टाइम में और बहुत कम वक्त में हुआ, जिसमें बहुत से कंडीशन सऊदी अरब ने और इंडियन गवर्नमेंट ने रखी थी। उसके साथ साथ हमने कर्नाटक स्टेट से लगभग 3065 हाजी को भेजाने का हमने काम किया था। अब ये जो 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है, एक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में पहले एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो उसकी 300 रुपये फीस दी, प्रोसेसिंग फीस थी जी, जो प्रोसेसर फीस थी। सेलेक्ट हो या ना हो 300 रुपये आपके कट हो जाए प्रोसेसिंग फीस। आपका एप्लीकेशन में सिलेक्शन में नाम आओ नहीं आया तो भी आपके 300 रुपये सेंट्रल हज कमेटी को मिलता था। लेकिन अभी हमारे जो मंत्री हैं सेंट्रल, सुमिति ईरानी जी, हाल ही में मुख्ताराबाद साहब साहब का पीरियड खत्म होने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुमिति ईरानी जी को उसको माइनॉरिटी वेलफेयर हज एंड वक्फ की जिम्मेदारी दी। हाल ही में उन्होंने दिल्ली के अंदर पूरे ऑल स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन को और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को उन्होंने बुला के मीटिंग किया था, जिसमें मैं, मेरे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान साहब भी थे और भी पूरे स्टेट के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और उनका जो हज कमेटी का जो डिपार्टमेंट है वो और हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर का पूरे ऑफिसर्स के साथ बड़े अच्छे पैमाने पर उन्होंने मीटिंग की। तो उस मीटिंग के अंदर काफी हज के ताल्लुक से मैडम के सामने अपने अपने मुद्दे रख लिए। जैसा कि हमने कर्नाटक स्टेट की ओर से हमारे सेंट्रल मिनिस्टर सुमिति ईरानी जी के सामने बात रखी कि कोविड की महामारी में काफी हमें तकलीफ और संघर्ष झेलना पड़ा, उसको आप इस आने वाले हज में सहूलतें दी। तो उस बात को भी मैं कबूल किया। तो पहला तो था एप्लीकेशन। करोड़ों की संख्या में लोग एप्लीकेशन डालते हैं, जिसका सिलेक्शन हुआ उन्हीं का पैसा लो, जिसका नहीं हो तो कैंडिडेट कम से कम ये सेफ तो होता है, यानी कि उनका पैसा वेस्ट में नहीं जाएगा। 300 रुपये पहले हमने यहाँ बचा दिया। दूसरा, लगभग 4 लाख के अंदर आपका हज होता था पहले, अब लगभग 3.5 लाख के आसपास में हज होने के चांसेस है। अभी उस रेट की गाइडलाइंस नहीं आए, शायद 2-3 दिन के अंदर उस गाइडलाइंस भी आ जाएंगे। और हाजी को क्या होता था कि पहले रियाल दिया जाता था, 2100 रियाल जो लगभग 50,000 के करीब, जो लगभग 30, 35, 40 हजार रुपये इंडियन होते थे। वो पैसा हज का जो पिलग्रिम जा रहा है, जो हज को जाने वाला यात्री है, उसी के पैसे में से हमने किसी बैंक को टाई अप करके सेंट्रल हज कमेटी ने उनको रियाल देते थे। तो हमने बोला कि वो रियाल जिस डिपार्टमेंट से आप दे रहे हैं उसमें कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम्स हो रहा है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम हज कमेटी को जानते हैं। उसमें जनता को क्या होता है, जो भी हाजी पिलग्रिम जा रहे हैं उनको 2100 रियाल देता है, लेकिन कुछ वहाँ पे हाई लेवल में उसका कुछ अलग से मिसयूज हो रहा था। तो हमने बोले मैडम कि 2100 रियाल ही देते हैं कि हज को जाने वालों को कुछ पैसे ज़्यादा भी लगते हैं, इसमें आप कुछ रोक टोक, इसमें कुछ आप सपोर्ट कीजिए। तो इस गाइडलाइंस में मिनिमम 1500 रियाल, मैक्सिमम कितना भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि लोग यहाँ से सऊदी जाते हैं तो जब वहाँ पे जो भी खर्च होते हैं,
कुर्बानी देना पड़ता है, रूमों में रहना पड़ता है, खाना पीना जो भी खर्चा हो गया तो वो 2100 रियाल जल्दी खत्म हो जाते। उसके बाद पैसे के लिए उनको प्रॉब्लम होता था, इंडियन करेंसी देना, किसी बैंक से लेना या किसी और अननोन पर्सन का से लेना, तो हाजी को तकलीफ होती थी। हमने ये बोला कि आप 2100 रियाल के बजाय बढ़ा दो, तो उन्होंने क्या किया कि आप अनलिमिट किया। पहला एक ऐसे मंत्री हैं, हम देश के प्रधानमंत्री जी को भी इस बात की मुबारकबाद देंगे, सुमित ईरानी जी को भी मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने 2100 रियाल हटा करके मिनिमम 1500 रियाल से लेके मैक्सिमम कितना भी पैसा लेके जा सकते हैं, आपको उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन लोग सब जब हज कमेटी पैसा उन्हीं का एक प्लेग्राम से पैसा लेके वो पैसा रियाल की शक्ल में बिल्कुल एम्बार्गेशन से कुछ घंटों पहले दिए जाते थे, तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ, कुछ घंटे दिए जाते थे, कुछ घंटे पहले दिए जाते थे, तो वो पैसा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट हाजी अपने ही इस्तेमाल के लिए सऊदी अरब में अपने ड्यूरेशन के टाइम पे इस्तेमाल करता था। लेकिन अब अगर ये जो रूल निकाला गया है कि हज कमेटी पैसा नहीं देंगी, आप अनलिमिटेड पैसा ले जाइए, तो ऐसा नहीं लगेगा सर कि अब लोग अगर कुछ कंजूसी करके या किसी भी वजह से पैसा कम ले जाएं तो वहां परेशानी होगी? देखिए, हम लोग यही तो बड़ा मसला है, हम यही तो बताना चाहते हैं जनता को, यही तो चीजों में बहुत कंफ्यूज है। हम लोग जनता चाहती थी कि हम तो जनता से चाह रहे हैं कि इस बात की मुबारकबादी ले, लेकिन इतना कंफ्यूज करते हैं लोग, चाहे सरकार को बदनाम करने का मामला हो, चाहे हज कमेटी को मामला। देखिए, आपको जब 2100 रियाल हम देते थे तो 2100 रियाल के आपके पैसे लेके देते थे जी हाँ। और 2100 के बाद आपको कितनी तकलीफ होती थी पता है? उसका आपको पता नहीं है। किसी हाजी को पूछो, अगर वो अपने फैमिली बच्चों की कुछ परचेजिंग करना चाहता है या कुछ वहां पे खजूर या जानेमाज कुछ तस्वीर लेना चाहता है तो उसको पैसे ज्यादा लगते हैं। 2100 जब उसकी कुर्बानी में और रहने में, ट्रांसपोर्टिंग में, खाने पीने में जब खर्च हो जाएंगे तो बाकी के पैसे के लिए क्या होता है? तो वो उसके लिए हम आपने खुला बता रहे हैं। देखिए, हज को जाने वाले हाजी के लिए बहुत सिस्टम होता है। अब जब हाजी का सिलेक्शन हो जाता है तो उसका सिलेक्शन होने के बाद उसको गवर्नमेंट से ट्रेनिंग दी जाती है, उसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया जाता है और ट्रेनिंग में बताया जाता है कि आपको कहाँ कैसे कैसे। देखिए, हज को जाने से पहले हम लोग हाजी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, पासपोर्ट लेता है, उनका लगेज लेता है, उनका लगेज वेटअप करके पूरी चीजें उनको करा देता है, बहुत सी चीजें उनको बता के देता है। उसके साथ जब प्रोसेस होता है उसी के साथ एक काउंटर भी करते हैं, यहाँ पे आपको सऊदी रियाल मिलता है, आप कितने रियाल लेना है यहाँ से लेके जाइए। तो वहां हाजी को वो काउंटर रहेगा। बिल्कुल, हम हर जगह 2-2 काउंटर लगाएंगे। यही तो हम आपको बात बताना चाह रहे हैं कि हाजी को पैसे नहीं मिला तो कितना तकलीफ हो। भाई साहब, आपके हाजी को, मेरे हाजी को किसी तरह की तकलीफ ना हो और अनलिमिट लेके जाए, रियाल अनलिमिट लेके जाए, उसको कोई पाबंदी नहीं रहेगी। अच्छी बात है कि तो हमने हर कैंप में, हर टर्मिनल पे 1 से 4 काउंटर बैंक के लगा देंगे। आप इंडियन रुपीज दो, सऊदी रियाल लो, आपको अनलिमिट और कोई उसमें पाबंदी नहीं रहेगी। आप कितना बड़े उतना रियाल लेके जा सकते हैं। दूसरी बात, जो सूटकेस का मसला था, 2 सूटकेस हम लोग देते थे, उस सूटकेस पे भी काफी देरी हो गई, चाहे ट्रांसपोर्टिंग में देने में या डैमेज होने में। हमने सुमित ईरानी को बोले सूटकेस का भी आप निकाल दो, आप एक वेट की लिमिट बता दो, हम हाजी को ऑलरेडी ट्रेनिंग में बता देंगे कि आप इतने एज का सूटकेस, केजी का आपको सूटकेस लेना है, आप अपने हिसाब से लीजिए, कोई ब्रांड का लीजिए, आपको बस पैकिंग करके एक वेट इतना सूटकेस का, एक वेट इतना सूटकेस का लेके जाइए। क्योंकि पहले हज कमेटी देती थी, कुछ सूटकेस डैमेज होते थे, कुछ देर से आते थे, किसी को मिलना नहीं मिलना, तो वो भी आरोप स्टेट हज कमेटी को लगता था। हालांकि ये मैनेज करती थी सेंट्रल हज कमेटी, उसमें भी हमने उस चीज को भी मैडम ने हटा दिया है। तो बाकी वैक्सीनेशन था, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पहले चार्ज करते थे, स्टेट हज कमेटी 400 रुपए को चार्ज करती थी। ऐसा तो हमारे स्टेट हज कमेटी से करती थी। स्टेट हज कमेटी तो हमने बताया स्टेट हज कमेटी से वैक्सीनेशन के लिए चार्ज होता है। वो वैक्सीन, ये जो कोविड का जो नया टेस्ट था ना, कोविड का वैक्सीनेशन, कोविड का वैक्सीनेशन नहीं, वो हज वैक्सीनेशन हमारे TRPC जो टेस्ट था ना, उस टेस्ट के लिए 600 रुपए चार्ज किया। ये तो जो वैक्सीन जो हम देते हैं, ये तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल हेल्थ कमेटी देती है, हेल्थ डिपार्टमेंट से फ्री में वैक्सीनेशन दिया जाता है। जो हज को वैक्सीन दिया जाता है, उसके साथ जो टेस्ट वो कराए थे, उसका चार्ज लगा था, वो हमें पता था कि स्टेट हज कमेटी को लगाया था, उसको भी मैडम ने हटा दिया। तो काफी 2-3, उसके साथ साथ तो और भी हमारे कश्मीर के एक मैडम है, हज कमेटी के चेयरमैन है, वो भी मैडम भी काफी क्वेश्चंस किए
तेलंगाना के हमारे हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब की है, और हमारे क्या नाम आंध्र प्रदेश के हज कमेटी के गौसे आजम साहब, बहुत से उन्होंने अपने मुद्दे रखे, उस पर भी मैडम ने इम्प्लीमेंट करके मूवमेंट में लाया है। जैसा कि उन्होंने बोले कि हमारे हाजी दूर रहते हैं, कि उनको नजदीक रखा जाए और उनके बसेस चेंज करना पड़ता है, एक ही बस में उनको रहने के लिए फैसिलिटी दिया जाए, और एक रूम में एक ही फैमिली को आप अलॉटमेंट करना चाहिए, उस फैमिली में किसी और को आप अटैच मत करिए। तो तमाम चीजों पे और किया गया है और काफी चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो ये नए बदलाव के साथ इस बार 2023 का हज शुरू होगा, ये जो नए रूल्स आए हैं नए बदलाव के साथ। चेयरमैन साहब, अब क्योंकि बीदर पहले कोविड के मामले के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इनका एम्बार्गेशन पॉइंट हमारे को 700-800 किलोमीटर दूर बैंगलोर मिल गया था, तो उससे हाजियों को आने जाने में, सफर करने में तकलीफ का सामना करना पड़ा। तो इस साल क्या उम्मीद है, क्योंकि सेंट्रल हज कमेटी की तो कुछ ऐसी आशंका है, क्योंकि उन्होंने एम्बार्गेशन पॉइंट्स बढ़ा दिए हैं जी, 26 कर दिए। नहीं बिल्कुल, तो पहले क्या अब हमको आसपास, यानी हमारा जो करीबी एयरपोर्ट है, हमारा जो 145 किलोमीटर दूर है, हैदराबाद से इमिग्रेशन पॉइंट मिल जाए? बिल्कुल, अभी पहले हमारे 16 पॉइंट्स थे इमिग्रेशन पॉइंट्स, अभी जो बढ़ गए लगभग 8 बढ़ गए, जिसमें कि हमारे कर्नाटक स्टेट से जो हज को जाने वाले लोग हैं उनको तो एक हैदराबाद से भी, और मंगलूर, गोवा, जी हाँ, ये 3 हो गए। जैसा कि मंगलूर से हमारा पिछले गए टाइम का जो हमारा काफिला हज को गया था, वो मंगलूर से फ्लाइट नहीं उड़ी थी, वहां हमारा जो है वहां से एयरपोर्ट से नहीं गए, दूसरा गोवा से, तीसरा हैदराबाद से। तो अभी एप्लीकेशन में भी गाइडलाइंस में बताया गया है, आप जहां से जाना चाहते हैं, जहां आपको इंटरेस्ट है, आप जो प्लेस वो ऑप्शन आ गया, वो जो प्लेस पे आप टिक करेंगे उसी पे आप जा सकते हैं, आपको ऑप्शन दिया गया है। अब किसी हाजी बोलता है बीदर का हूं, मैं बैंगलोर से जाना चाहता हूँ, किसी ने हाजी बोलता है मैं बॉम्बे से जाना चाहता हूँ, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम हमारा बीदर के हाजी गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, हैदराबाद को प्रेफरेंस करते हैं। और हैदराबाद के लोगों को भी पिछले 7-8 साल से रेगुलर, जैसे हमारा बैंगलोर का बंद होने के बाद से हैदराबाद से ही हमारे बीदर, गुलबर्गा, रायचूर के हाजी जाते थे। तो इस वक्त भी मैं समझता हूँ हमारे बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर और भी दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं हैदराबाद से जाएंगे, और मंगलूर के साइड के जितने लोग हैं मंगलूर एयरपोर्ट से जाएंगे। बेलगाम, हमारा उधर साइड बेलगाम का जो बेल्ट है हमारा, बेलगाम और बॉम्बे कर्नाटक, उस बेल्ट के लोग गोवा से जाएंगे, और काफी सहूलतें इस समय है। तो लोगों को जहां नजदीक होगा वहां से हम उनको भिजाने का काम करेंगे। तो सर इस बार कितना कोटा कर्नाटक के लिए? देखिए, ऑलमोस्ट कोविड में तो 1 लाख का कोटा हिंदुस्तान गवर्नमेंट को मिला था, लेकिन बड़े खुशकिस्मत की बात है हिंदुस्तान के लिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने जब सऊदी अरब गए वहां के प्रिंस को मिलने के लिए, तो उन्होंने हज को जाने वाले हाजी का कोटा बढ़ाने की बात की। तो इतना कोटा बढ़ा है कि पहले 1,30,000 हमारे हाजी जाते थे, अब 1,75,000 हाजी इस साल हिंदुस्तान से जाएंगे। 2023 का 1,75,000 पिलग्रिम्स इस वक्त हिंदुस्तान इंडिया से जाएंगे, जिसमें कर्नाटक को लगभग मैं समझता हूँ 7 से 8,000 के बीच का टारगेट मिलेगा, क्योंकि पिछले बार जब हमारे 1,40,000 आसपास होते थे, 1,30,40,000 जो हाजी जाते थे, उस समय में हमारे पास 6 से 6,500 के हाजी जाते थे। क्योंकि अभी जो कोटा बढ़ाया गया है उस हिसाब से मैंने हमारे माइनॉरिटी जो मुस्लिम पॉपुलेशन का हिसाब से 7 से 7,500 के आसपास। तो ये लास्ट डेट भी एक्सटेंड होने की कुछ उम्मीद है? नहीं, 10 मार्च लास्ट डेट दी गई है एप्लीकेशन फाइल करने की। देखिए, लोग भी स्लो एप्लीकेशन डाल रहे हैं, प्रोसेस स्लो। मैं केपी न्यूज के माध्यम से पूरे मुसलमानों को इस बात की अपील करता हूँ कि आप जहाँ जहाँ एप्लीकेशन फॉर्म डाल रहे हैं वहाँ के अंजुमन हो या वहाँ की वक्फ बोर्ड के ऑफिस हो, नहीं तो हमारा टोल फ्री नंबर हज कमेटी कर्नाटक का बैंगलोर का दिया गया है, आप उस नंबर पे फोन करिए। जहां भी कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने में, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन डालिए। कहीं कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ अगर बीदर में हो तो बीदर में हमारे वक्फ बोर्ड ऑफिस को या हमारे यहाँ के अंजुमन काम कर रही है उनको कांटेक्ट कीजिए, या स्टेट हज कमेटी को कांटेक्ट कीजिए, या सेंट्रल हज कमेटी टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, या मैं तो चेयरमैन हूँ, मेरा भी काफी नंबर है, मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी डालिए, क्योंकि डेट एक्सटेंशन होना बहुत मुश्किल का काम दिख रहा है, क्योंकि सेंट्रल हज कमेटी को बहुत काम करना पड़ता है।
आपका फिर से आपका एप्लीकेशन डेट खत्म होने के बाद फिर हमको ड्रा करना पड़ता है। ड्रा के बाद में फिर आपको जाने वाले टाइम की फिर ट्रेनिंग्स प्रोग्राम, तो काफ़ी शेड्यूल आ चुका है। मैं जितने भी हज को जाने वाले हाजियां हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आप जल्दी से जल्दी अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल के हज को जाने का हासिल कीजिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि चेयरमैनशिप का पीरियड की भी बात जो है बहुत ज्यादा ये हो रही थी, तो क्या ये एक्सटेंड होने की उम्मीद है? चेयरमैन पीरियड, हाँ चेयरमैनशिप। नहीं, देखिए ये मेरा एक्शन हो गया चुका है जी, नहीं मैं क्योंकि पीरियड ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन क्योंकि कोविड की वजह से जो मामला चल रहा था, कोविड में 2 साल तो नहीं हुआ, वही था। देखिए डेट ऑफ नोटिफिकेशन हमारा मेंबरशिप का होके जनवरी 20 को 3 साल हो गया था। जी जी, जनवरी जो पिछला महीना, जो जनवरी 20 तारीख को मेरा हज कमेटी डेट ऑफ मेंबर नोटिफिकेशन मेंबर था क्या वो? जब खत्म हो गया था। अच्छा, तो लेकिन कोविड की महामारी की वजह से सरकार ने इलेक्शन नहीं कराया था। कोविड का जो पीरियड चल रहा था, उस कोविड पीरियड में उनको इलेक्शन कराना था। उस लॉ में जो हज कमेटी का लॉ है, गवर्नमेंट का जो लॉ है, उसमें क्या था, थ्रू इंडिया की प्रॉब्लम था ये, क्योंकि हर हज कमेटी का काफी जहां जहां हुआ है वहां वो कमेटी अपने अपना काम अपने अपनी गवर्नमेंट से पूछ करके ले ली है। तो आपका डेट ऑफ मेंबर नोटिफिकेशन होते ही 45 डेज के अंदर इलेक्शन कराना पड़ता। तो 45 डेज के अंदर गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराई कोविड की वजह से, आगे बढ़ते हुए तो लगभग वो 1.5 साल पेंडिंग रहा। तो 1.5 साल पेंडिंग रहने के बाद फिर ने जिस टाइम मैं चेयरमैन बना वो लगभग 1.5 साल हो गया। 7 जुलाई को मैंने 2021 को मैंने हज कमेटी का चार्ज लिया, क्योंकि जब भी मेरा इलेक्शन हुआ तो जिस टाइम से आपकी मीटिंग फर्स्ट होती है तब से 3 साल तक आपको पीरियड जाता है। मुझे ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सटेंशन मिला है और मैंने ऑलरेडी जनवरी 20 तारीख को डेट ऑफ मेंबर नोटिफिकेशन की देखा गया तो खत्म होना चाहिए था, लेकिन हम लोग काम नहीं किए और कमेटी भी स्टार्ट नहीं हुई थी कोविड की वजह से। गवर्नमेंट भी मीटिंग नहीं की। देखिए खाली मेंबर्स बनाए, कमेटी बनाना है, फिर इलेक्शन होना है, फिर चेयरमैन बनाने के बाद ही कमेटी काम करती है। जब तक आपका कमेटी का चेयरमैन नहीं होता, जब तक आपके मेंबर्स नहीं होते, तब तक कमेटी काम ही नहीं कर सकती। अब ना ही आप हज कमेटी में एंटर हो सकते। जब आपका इलेक्शन होती है, जब आपको चेयरमैन बनाया जाता है, तो तब से ही आपकी मीटिंग फर्स्ट स्टार्ट होती है, तब से ही आपको काम करने का मौका मिलता है। ये तो खुशी की बात है, क्योंकि आप बीदर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं और आपका पीरियड एक्सटेंड हो गया है, तो बहुत खुशी की बात है। तो आने वाले और कुछ साल आपको जो है हाजियों की खिदमत करने का मौका मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थे चेयरमैन मिस्टर रऊफुद्दीन कचेरीवाला हमारे साथ, जिन्होंने हज 2023 की अहम बातें हमें बताई। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी हम इनसे जो है कांटेक्ट में रहेंगे और हम अपने व्यूअर्स को बताते रहेंगे कि हज 2023 के लिए डे टू डे क्या अपडेट्स आए हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।